सो है एवरीवन, आई आशा करता हूँ आप लोग जो है इसके पहले वाला लेक्चर देखे होंगे। ये जो है हमारा पार्ट 2 है। हम लोग इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। इस लेक्चर में भी वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हेरिडिटी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो टर्म्स पिछले वाले लेक्चर में रह गए थे वो टर्म्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देरी किस बात की, तैयार हो जाइए सारे लोग। तो सबसे पहला जो टर्म है वो आज का है फिनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? तो जो भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स हम लोग को देखने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे आप मुझे देख रहे हो अभी, तो मेरा हेयर कलर आप देख पा रहे हो, स्किन कलर आप देख पा रहे हो। ये सब कुछ क्या है? फिनोटाइप है। पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में आप फली की कलर देख पा रहे हो, आप सीड का कलर देख पा रहे हो, पी प्लांट का हाइट देख पा रहे हो। तो जो भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं, जो भी ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। तो व्हाट आर फिनोटाइप? ऑल ऑब्जर्वेबल फीचर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फिनोटाइप। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि स्किन कलर, स्टेम हाइट, सीड कलर, ये सब हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे आपके हो गए फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है हम लोग देखें। अगला जो टर्म है वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब समझिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को, उसके डीएनए पर कौन से जीन्स प्रेजेंट है, जब उसकी बात करेंगे, कौन कौन से एलील प्रेजेंट है उसकी बात करेंगे, या किसी ट्रेट के लिए कौन से एलील रिस्पॉन्सिबल है, कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जब बात की जाती है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप की बात होगी, डीएनए पे जीन्स कौन से प्रेजेंट होंगे इसकी बात होगी, तो उसको हम लोग जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी, ये आपका किस ट्रेट के लिए एलिल्स हैं? कैपिटल टी टॉल के लिए। तो कैपिटल टी क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। कैपिटल वाई क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। तो जब जेनेटिक मेकअप की हम लोग बात करते हैं, कौन से जीन्स, कौन से एलिल्स प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं, तो इसको हम लोग जीनोटाइप के अंडर में डालते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो किसी भी जीनोटाइप के कारण ही फिनोटाइप दिखता है। जैसे कि टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट के दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जब एलिल्स लिख रहे हैं तो ये जीनोटाइप है, और इनके कारण जो चीज दिख रहा है बाहर से, ये आपका फिनोटाइप है। तो टॉल टॉल जो प्लांट है ये हुआ फिनोटाइप, और जब जेनेटिक मेकअप की बात किए तो ये हुआ जीनोटाइप। फिनोटाइप और जीनोटाइप के बाद हम लोग एक चीज समझेंगे कि प्योर लाइन क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है। प्योर लाइन को ही हम लोग ट्रू ब्रीडिंग होते हैं, वो क्या होता है ये समझेंगे। ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन, ध्यान से समझिए। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है?
हमने इसके पहले वाले लेक्चर में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन पढ़ा था। ये एलील्स जब सेम होते हैं किसी भी ट्रेट के लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन, जब एलील्स डिफरेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो प्योर ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है, जैसे अगर मैं टॉल बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्योर टॉल, ट्रू ब्रीडिंग टॉल, तो इसका मतलब है कि उस टॉलनेस के, उस टॉल प्लांट के जब एलील्स हम लोग देखेंगे तो जो दो एलील्स होंगे ना वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ट्रू ब्रीडिंग कौन कौन से हैं, जैसे अगर मैं कैपिटल टी की बात करूं तो ये होमोजाइगस कंडीशन है और इसको हम लोग बोलेंगे प्योर टॉल। तो जब दोनों एलील सेम होते हैं तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैपिटल वाई तो ये क्या है, प्योर लाइन। प्योर लाइन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके जब मैं आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को, है ना, प्योर डॉट प्लांट के साथ क्रॉस कराया। तो प्योर का क्या मतलब है, प्योर का ये मतलब है कि दोनों एलील्स क्या हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये होता है ट्रू ब्रीडिंग। अब अगला चीज है वो है कि वेरिएशन क्या होता है, हम लोग वेरिएशन समझेंगे। किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में, ऑर्गेनिजम्स के बीच में, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जो भी माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन है क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस which are seen in between the individual of a particular species is called variation। जैसे अगर एक पेरेंट के मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो उन चारों बच्चों का बॉडी डिजाइन तो पेरेंट की तरह ही होगा, अपने माता पिता की तरह ही होगा, लेकिन वो चारों बच्चों जो है, वो चारों जो बच्चे होंगे, जो भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, वो डिफरेंट होंगे, उनमें कुछ माइनर चेंजेस होगा। तो यही माइनर चेंजेस जो है ना वो क्या कहलाता है, यही माइनर चेंजेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन मतलब जो छोटे बहुत सटल, एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है स्मॉल डिफरेंसेस, सटल वेरिएशन, सटल चेंजेस। वेरिएशन जो है वो दो तरह का होता है, कौन कौन ध्यान से समझेंगे। वेरिएशन दो तरह का होता है, एक होता है जेनेटिक वेरिएशन और एक होता है एनवायरमेंटल वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, अगर किसी भी ऑफ स्प्रिंग में या किसी भी बच्चे में अगर जीन्स में बदलाव होने के कारण कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन that are seen in an organism due to change in gene sequence। इस तरह के वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल वेरिएशन की बात करें तो ऐसे बदलाव जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण देखने को मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, डाइट हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब आ जाएंगे इन्वायरमेंटल वेरिएशन में। अब मैं जेनेटिक वेरिएशन का एग्जांपल लूं तो इसके एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, इसके एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, इसके एग्जांपल आ जाएंगे स्किन कलर हो गया, फिर आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जेनेटिक वेरिएशन के एग्जाम्पल है।
ये जीन्स में बदलाव होने के कारण, एलील में चेंजेस होने के कारण ये वेरिएशन देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि जेनेटिक वेरिएशन क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो सकता है, तो आंसर है यस। ठीक है, कैन बी इनहेरिटेड, कैन बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। बट अगर इन्वायरमेंटल वेरिएशन की बात करें, अच्छा इसके एग्जांपल्स की बात करें, इन्वायरमेंटल वेरिएशन में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक को प्रॉपर तरीके से डाइट दिया जा रहा है, एक को प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं दिया जा रहा है, तो जिसको प्रॉपर तरीके से डाइट दिया जा रहा होगा उसका वेट जो है वो बढ़िया हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा। बट जिसको प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिल रहा है उसको वेट जो है वो, उसका वेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। मतलब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वेट, टॉलनेस। अब एक चीज समझिए, टॉलनेस एक ऐसा चीज है ना जो जेनेटिकली भी अफेक्टेड होता है। मतलब टॉलनेस, अगर मान लीजिए कैपिटल टी है तो टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो टॉल होगा। लेकिन टॉलनेस जो है वो इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। मतलब टॉलनेस एक ऐसा ट्रेट है जो जेनेटिकली भी डिफाइन हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी डिफाइन हो सकता है। तो ये सब टॉलनेस हो गए, वेट, ये सब आपका क्या हो गया, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। एनवायरमेंटल वेरिएशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता है, कांट बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, कांट बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके वेरिएशन है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या वेरिएशन जरूरी है, क्या बदलाव जरूरी है। तो एक शब्द है हिंदी में कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यस, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम लोग अभी समझेंगे। पहले जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें आप लोग। होप आपने ले लिया होगा, इसको हटाता हूं। प्रॉपर तरीके से जो भी दिक्कत होता है कमेंट जरूर करिएगा, है ना। आपका कमेंट जो है बहुत हेल्प करेगा मुझे समझने में। और जो है ये भी कमेंट कीजिएगा कि अगला कौन सा चैप्टर मुझे डालना है। स्किप कर लेंगे वीडियो आप लोग, आगे जहां से स्टार्ट करूंगा मैं वहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है ये समझेंगे, क्योंकि जब ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन देखने को मिलता है तो ऑर्गेनिज्म जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो अपने आप को बदलते वातावरण में प्रॉपर तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं। मतलब वेरिएशन जो है वो ऑफ स्प्रिंग को एक बेटर अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां से सबसे पहला, प्रोवाइड बेटर अडेप्टेबिलिटी to offspring to adapt themselves in changing environment। मतलब क्या है इसका कि लेट सपोज एक एनसीईआरटी की एग्जांपल से ही समझते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। तो मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब जो ऑफ स्प्रिंग आए उनमें से कुछ ऑफ स्प्रिंग जो है वो हीट वेव सर्वाइव कर पाएंगे और कुछ ऑफ स्प्रिंग जो है वो हीट वेव सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो जब अब हमारे एनवायरनमेंट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जब आपका ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ जाना ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस।
तो अब जब हीट वेव आएगा तो वो वेरिएंट ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे जिनमें हीट को सहने की क्षमता है, लेकिन जो हीट को नहीं सह सकते हैं वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे। मतलब कहना ये है कि जो वेरिएशन शो करते हैं वो अपने आप को वातावरण में, बदलते वातावरण में सही से क्या कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए वेरिएशन जो है ऑफ स्प्रिंग को एक बेटर अडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करूं तो नेचर भी उन्हीं को सिलेक्ट करता है। जैसे अभी नेचर जब चेंज हुआ तो नेचर किससे सिलेक्ट किया, नेचर वेरिएंट ऑफ स्प्रिंग को सिलेक्ट किया, मतलब जो हीट वेव को सह सकते हैं उसको सिलेक्ट किया। मतलब इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो अपने आप को बदलते वातावरण में ढाल पाता है। और कौन अपने आप को बदलते वातावरण में ढाल पाएगा, जिसके अंदर जो है वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो अब यही आगे चल करके इवोल्यूशन का कारण बनता है। तो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। और इसको कैसे समझेंगे कि नेचर जो है, नेचर सिलेक्ट दोज हु अडेप्ट themselves in changing environment। और वो अडेप्ट कैसे कर पाएंगे, जब उनमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहां से वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म को अपने आप को ढालने के लिए। अब एक सवाल थोड़ा सा और है कि जीनेटिक वेरिएशन और एनवायरमेंटल वेरिएशन आएगा कैसे, सोर्स क्या है। तो देखिए जीनेटिक वेरिएशन का सोर्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन तो दो तरह के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल में कि सेक्सुअल में। तो आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। कारण है इसका, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट के जीन जो है वो रिकंबाइन हो रहे हैं, वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों पेरेंट के कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में दिखेंगे। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर वेरिएशन कम देखने को मिलता है। एक सवाल आता है मन में कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कैरेक्टर मिल ही नहीं रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा है, तो वेरिएशन कैसे देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है यार, इनएक्यूरेसीज, इनएक्यूरेसीज इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अरे सर ये क्या तगड़ा सा आप लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा है, जरा सा समझते हैं इसको। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जब कोई भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले है ना डीएनए को कॉपी किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को कॉपी करते हैं। तो डीएनए को कॉपी करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के कॉपी करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डीएनए कॉपी हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब फिर सेल डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है, क्योंकि हमको इसी की तरह का एक सेल और बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो डीएनए कॉपी करने के प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। और हमको मालूम है कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। कुछ त्रुटि रह जाएगी, कुछ मिस्टेक्स रह जाएंगी, इसमें कुछ गलतियां रह जाएंगी, कुछ चेंजेस, गलतियां नहीं मतलब कह सकते हैं कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो उन्हीं चेंजेस के कारण एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे देखने को मिलेगा, बट कंपैरेटिव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा। फिर पूछेगा कि बताइए यहाँ पर वेरिएशन देखने को कैसे मिलेगा। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए कॉपी होती है
तो उस कॉपी करते टाइम कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं और उन्हीं इनएक्यूरेसीज के कारण, उन्हीं कुछ गलतियों के कारण डीएनए चेंज हो जाता है, डीएनए में कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और इसी प्रकार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी कुछ माइनर वेरिएशंस दिखाते हैं। अब आपको बताएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का क्या कारण है, यहाँ पर जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगर, तो यहाँ पर क्योंकि जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल, फादर और मदर दोनों के ट्रेट्स, दोनों के जीन्स जो है वो रिकम्बाइन हो रहे हैं जिसकी वजह से वेरिएशन जो है वो बढ़ जाता है। और अगर मैं बात करूं कि अपने बदलते वातावरण में कौन अपने आप को सही से ढाल पाएगा, तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को बदलते वातावरण में बढ़िया से अडेप्ट कर पाएंगे, इसीलिए जो है वेरिएशन जो है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन सा मोड आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड आया। तो ये चीज है यार। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वेरिएशन हम लोग समझे, वेरिएशन क्यों जरूरी है समझे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जरूरी नहीं है कि वेरिएशन हमेशा जो है वो अच्छा ही हो, कभी कभी कुछ वेरिएशन ऐसे भी होते हैं जो ड्रास्टिक होते हैं जिसकी वजह से सेल डाई हो जाता है, सेल मर जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं समटाइम्स वेरिएशन मे बी ड्रास्टिक due to which certain problem can be seen in the individual। अब मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन का मतलब होता है जीन सीक्वेंस चेंज हो जाना, उसके कारण कोई डिजीज हो गया, तो ये भी वेरिएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, बट ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये बीमारी का कारण बन गया। तो वेरिएशन हमेशा अच्छे हो ये जरूरी नहीं। तो ये चीज है, वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़े, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और फिनोटाइप देखा हम लोगों ने, जीनोटाइप देखा। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले इसको जरा आप लोग इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे जो है हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते हैं, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं यहाँ, पतझड़ के जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। लिरिक्स तो याद नहीं है भाई, ट्राई कर लीजिए, टाइम जो है यहाँ पे मिटने में लग रहा था तो थोड़ा सा गुनगुना ली है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से वेरिएशन क्या होता है ये तो हम लोग देखें, म्यूटेशन क्या होता है ये भी हम आपको बता दिए, जीन के सीक्वेंस में चेंज होना म्यूटेशन। अब म्यूटेशन कैसे हो सकता है जीन्स में, है ना, एक्सरेज के कारण, कुछ हार्मफुल रेडिएशन के कारण जीन में म्यूटेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो यार, इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना वो तो हम लोग डिस्कस किए, ट्रू ब्रीडिंग भी मैंने आपको बताया, फिनोटाइप भी बताया, जीनोटाइप भी बताया, वेरिएशन भी बताया। अब ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़े हैं वो सारे टर्म्स जो है आगे हम लोगों को यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम लोग जो है, अब एक टॉपिक है वो मैं यहाँ पे पहले भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो है अगले टॉपिक में अगले लेक्चर से क्या आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या डिस्कस कर लेते हैं सर, एक बड़े ही फेमस इंसान के बारे में, एक बड़े ही महानुभव के बारे में जिसको आज हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, और उनका नाम है मेंडल, ग्रिगोर जोहान मेंडल। इनका जन्म 1822 में हुआ, महान व्यक्ति है। 1884 में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो लगभग जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो 84 और 22, तो लगभग 62 टू 63, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 22 भी ऐड करेंगे, तो लगभग 62 से 63 साल का जो है उम्र उनका रहा, और इनमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके बारे में हमको समझना है। तो मेंडल के बारे में बताऊं तो मेंडल जो है आज हम इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो मेंडल से फादर ऑफ जेनेटिक्स बन पाना, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा सफर है, ठीक है। और बहुत दुख की बात है कि मेंडल के मरने के बाद जो है उनको फेम और रिकॉग्निशन मिला। अब इसके रीजंस क्या थे ये भी हम लोग समझेंगे। अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगोर जोनाह मेंडल को, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैसे पी प्लांट से ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं उनके इनहेरिटेंस के रूल्स के बारे में बताया। मतलब इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट वन टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विथ मैथमेटिकल अप्रोच। अगर मैं बात करूं मेंडल ने किन पर स्टडी करा, तो मेंडल अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले भी बोला, मेंडल पी प्लांट पे स्टडी किए, उनको गार्डन पी भी कहते हैं, ठीक है। तो डिड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 years। इन्होंने 1856 में स्टार्ट करा और 1863 तक इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करा। पी प्लांट या फिर इसको हम लोग गार्डन पी भी बोलते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, साइंटिफिक नेम जो है इसका है पाइसम सटाइवम। अब सवाल उठता है कि आखिर मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों, आज मेंडल एक साइंटिस्ट है ना, वो मिनिस्ट्री में पहले पढ़ते थे, ये बाद में ये साइंटिस्ट बने और इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा। सवाल ये उठता है कि व्हाई ही चूज पी प्लांट। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें कुछ रीजंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले पी प्लांट जो है इजी टू ग्रो है, ज्यादा मतलब आप बागीचे में आराम से जो है गार्डन में ग्रो कर सकते थे, जैसे कि मेंडल जो है गार्डन में ग्रो किए थे। तो सबसे पहला इजी टू ग्रो। दूसरा, एक बार में लार्ज नंबर ऑफ सीड जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। फिर इनका तीसरा है शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब इनका लाइफ स्पैन छोटा है, तो इसीलिए बहुत सारे जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। मोर जनरेशन कैन बी स्टडीड, मोर जनरेशंस कैन बी स्टडीड इन लेस टाइम, कम समय में बहुत सारे जनरेशन को जो है स्टडी किया जा सकता है। चौथा मैं बात करूं तो इन पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर क्या होता है पी प्लांट का, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होता है कि सेम फ्लावर में जो है वो एंड्रोशियम भी होता है और गाइनोशियम भी होता है, मतलब सेम फ्लावर में स्टेमेन भी होता है और कार्पेल भी होता है। स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो सेम फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमेन एंड कार्पेल। अब इससे क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। क्यों, एक फ्लावर है जिसका क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, उसमें से मैं क्या करूंगा, एंथर जो है वो हटा दूंगा, स्टेमेन हटा दूंगा। अब उसके इसको हम लोग बोलते हैं, स्टेमेन को हटाने को बोलते हैं, एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और फिर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन जो हम डिजायरेबल पॉलन ग्रेन चाहते हैं गिराने के लिए, वही डालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टिग्मा को पहले बटर पेपर से कवर कर देंगे ताकि वो कंटामिनेट ना हो, मतलब कोई दूसरा पॉलन उस पर आकर के ना गिरे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, बटर पेपर हटा करके जो पॉलन ग्रेन हम डालना चाहते हैं वो पॉलन ग्रेन हम उस पर क्या कर देंगे, छिड़क देंगे
स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है इसमें और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स जैसे पी प्लांट एक टॉल है तो एक डॉर्फ है, फिर सीड कलर येलो है फिर ग्रीन है, पॉड कलर ग्रीन है येलो है, तो ये सब क्या है, विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। टोटल 7 कैरेक्टर थे, ठीक है, पी प्लांट के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीजें थे कि इसी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चुना, ठीक है। आज मैं यहीं तक स्टॉप करता हूं, आगे हम लोग बात करेंगे कि मेंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला, मेंडल जो है वो क्यों जो है फेमस उस टाइम नहीं हो पाए, मेंडल कैसे बायोलॉजिकल फेनोमेना को मैथमेटिकल अप्रोच से समझा रहे थे, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।